हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम टेस्ट एनालिसिस करेंगे ऑफ द टेस्ट नंबर 2, दैट्स अकाउंटेंसी। ठीक है, आज अकाउंटेंसी के सेक्शनल टेस्ट की टेस्ट एनालिसिस करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे एक टेस्ट शेड्यूल आया होगा जो हमारी ऐप पे अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारे टेस्ट आपको लेटेस्ट पैटर्न पे मिलेंगे। आप देख सकते हैं टोटल हमारे पास 50 टेस्ट है, 40 सेक्शनल होंगे और 10 फुल लेंथ है। आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पे आपको सारे टेस्ट मिल सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी ऐप पे और भी डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी टेस्ट नंबर 2। ओके, और ये एक सेक्शनल टेस्ट है जिसमें हमारे पास 30 क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें कुछ फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। हमें इनको इवॉल्वेट करना है और इसमें से देखना है कि करेक्ट कौन सा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि हर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो अफेक्ट करती है एटलीस्ट 2 अकाउंट्स को, ताकि वो इंश्योर कर सके इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल जो है वो रिमेन रहे, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारा सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जो रेवेन्यू अर्न करते हैं बिजनेस वाले वो इंक्रीज करता है बोथ एसेट्स को भी और ओनर की कैपिटल को भी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि पेमेंट ऑफ लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस करता है एसेट को। यहाँ तक करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है, उसके बाद इसके साथ ही थर्ड स्टेटमेंट के साथ ही एक और लाइन जुड़ी हुई है, वो कहती है कि इंक्रीज करता है कैपिटल को साइमल्टेनियसली। नहीं, जो हमारे पास पेमेंट जो होती है लायबिलिटी की, उसकी वजह से एसेट तो रिड्यूस हो जाता है, लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है, बट कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। 1 और 2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच अकाउंट कंसेप्ट, कौन सा अकाउंट कंसेप्ट है जो बिजनेस रिकॉर्ड करना चाहिए ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ कॉमन डिनोमिनेटर लाइक करेंसी। जब हम करेंसी में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे तो कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है? वो होता है हमारे पास मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है, यही हमारे पास वो वाला कंसेप्ट होता है जहाँ पे हम सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को नोट करते हैं जो एक्सप्रेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, उन्हीं को हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। तो इसको आंसर आएगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास रिगार्डिंग द पेटी कैश बुक। ठीक है, उसके रिलेटेड हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है जो हमारे पास पेटी कैशर होता है उसको हम देते हैं फिक्स्ड सम ऑफ मनी, जिसको हम इंटरेस्ट अमाउंट कहते हैं, एट द बिगनिंग ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा कहता है कि जब पीरियड का एंड होता है तो पेटी कैशर जो है उसको हम रीइम्बर्स करते हैं और एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी उसको वापस देते हैं, ताकि हम जो बैलेंस है उसको रीसेट कर सके जो हमारे पास ओरिजिनल इंटरेस्ट अमाउंट था। ये करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि स्टार्टिंग में भी उसको दिया जाता है और फिर एंड में उसको फिर से दिया जाता है। ठीक है, फिर तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो पेटी कैश बुक है वो एक्ट करती है एज ए सब्सिडरी बुक, बट इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते एज अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पेटी कैश बुक जो है दैट्स आल्सो द कंपोनेंट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चरल बैलेंस है जो इनकॉर्पोरेट करता है मेन लेजर में। ठीक है, पेटी कैश बुक के जो अमाउंट्स है उनको भी मेन लेजर में हम इनकॉर्पोरेट करते हैं विया द पीरियोडिक पोस्टिंग। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 1 और 2। तो इसका आंसर हो गया 1 और 2। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोर डेफिनेशंस ऑफ बेसिक बिजनेस फाइनेंशियल टर्म्स। ठीक है, सबसे पहले कहा जाता है जो हमारे पास सन्ड्री डेबिटर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं वो पीपल या एंटिटीज जो ओ करते हैं मनी टू द बिजनेस फॉर द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि कंटिजेंट लायबिलिटी जो होती है वो डेफिनेटली ऑब्लिगेशंस होती है जो करंटली बाहर है और उनको हम लिस्ट करते हैं डायरेक्टली अंडर द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ऐसा कुछ नहीं होता है। इनको हम जो हमारे पास कंटिजेंट लायबिलिटीज़ होती है इनको हम नोट करते हैं एज अ फुट नोट बिलो द बैलेंस शीट। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में इनको हम नोट नहीं करते हैं, बिलो द बैलेंस शीट हम इनको नोट करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। थर्ड स्टेटमेंट कहता है जो हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं वो वाले एसेट्स होते हैं जिनको टेंजिबल एग्जिस्टेंस होती ही नहीं है।
या रियलाइजेबल वैल्यू भी नहीं होता है, बल्कि उनको रिप्रेजेंट होते हैं डिफर्ड वैल्यूज, ठीक है, जो हमारे पास अभी रिटन ऑफ नहीं हुए होते हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारे पास। तो 1 एंड 3 जो है वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो इसका आंसर आएगा 1 एंड 3। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमें डबल एंट्री सिस्टम जो है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है वो ओरिजिनली किसने इंट्रोड्यूस किया था और किसने डॉक्यूमेंट किया था? वो किया था फेराल्यूका पिकुलाई ने, ठीक है। ये एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को पहले ही फर्स्टली उसकी कॉम्प्रहेंसिव वर्किंग डिटेल पब्लिश की थी, ठीक है। तो इसको आंसर आएगा फेराल्यूका पिकुलाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास मैच द फॉलोइंग टाइप्स, जिसमें हमें कुछ सब्सिडी बुक्स दी है एक साइड से, उनको हमें मैच कराना है उनके नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से के साथ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है परचेज बुक। परचेज बुक जो होती है ये हमारे पास वो बुक होती है जिसमें हम क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डील बाय फर्म जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है। तो एक को आएगा 3। सेल्स बुक एसेट की बात करें तो इसमें हम क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स डील बाय फर्म जो है वो ट्रांजैक्शंस नोट करते हैं, ठीक है। तो बी को आएगा 1। जर्नल प्रॉपर की बात करें तो ये हमारे पास वो वाली सब्सिडी बुक होती है जिसमें हम ओपन एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज और क्रेडिट परचेज ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स मेजर करते हैं, ठीक है। कैश बुक जो है ये हमारे पास वो बुक होती है जिसमें हम मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कैश परचेज ऑफ इन्वेंट्री एंड फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो इसको आंसर आएगा ए को 3, बी को 1, सी को 4 और डी को 2। 3142, 3142 ए पार्ट इसका आंसर आएगा, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जो गुड्स रिटर्न किए जाते हैं बाय द कस्टमर टू द बिजनेस, उनको हम किस सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उनको हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिटर्न बुक में, ठीक है। तो इसको आंसर आएगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो हमें कुछ लीगल और फाइनेंशियल रूल्स गवर्निंग एसेट डेप्रिसिएशन मेथड जो है उसके रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो होता है उसमें जो टैक्स अथॉरिटीज़ है इंडिया की वो ब्रॉडली एक्सेप्ट करती है और प्रेफर करती है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशंस को ओवर द स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम उतना एक्सेप्ट और प्रेफर नहीं करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेशंस को जितना हम रिटन डाउन वैल्यू में करते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट हमें कहता है कि जो हमारे पास स्क्रैप वैल्यू होता है किसी भी एसेट का उसको हम कंप्लीटली इग्नोर करते हैं जब भी हम एनुअल डेप्रिसिएशन किसी भी आइटम की कैलकुलेट करेंगे इन द रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। उस वक्त हम स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो इग्नोर करते हैं जब हमें WDV मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होती है ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट वो ज़्यादा होती है स्ट्रेट लाइन मेथड में दैन द WDV। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे पास सेम होती है, एग्जैक्ट होती है दोनों मेथड्स में, ठीक है। तो थर्ड हमारा गलत हो गया, 1 और 2 इसका आंसर आएगा। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है व्हेन अ बैंक रिटर्न ए कस्टमर चेक, अगर बैंक रिटर्न कर रहा है कस्टमर की चेक क्योंकि उसमें इनसफिशिएंट फंड्स है तो उसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिसऑनर ऑफ द चेक, ठीक है। तो इसको आंसर आएगा ए पार्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है 2 साइडेड एरर जो है वो हम करेक्ट करते हैं बाय पासिंग ए रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री थ्रू द सस्पेंस अकाउंट। ऐसा कुछ नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। 2 साइडेड एरर जो है उसके लिए हमें सस्पेंस अकाउंट ज़रूरत नहीं होता है, इसको हम डायरेक्टली म्यूचुअल एडजस्टमेंट लगाएंगे दोनों साइड से। जो भी अफेक्टेड अकाउंट्स होते हैं उनको हम म्यूचुअल एडजस्टमेंट करेंगे और एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं, हमें सस्पेंस अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये गलत हो गया हमारे पास। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि अगर हमारे पास $1000 का अमाउंट जो है वो अनिल ने क्रेडिट किया है टू द सुनील्स अकाउंट, इट कॉन्स्टिट्यूट्स 2 साइड एरर ऑफ ओमिशन कमीशन दैट डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। अगर अमित के अकाउंट से सुनील के अकाउंट में कुछ अमाउंट गया है तो उसकी वजह से हमारे पास डबल साइडेड एरर तो आया है, लेकिन इससे ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड से सेम बैलेंस का प्रॉब्लम है तो ट्रायल बैलेंस पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि 1 साइडेड एरर जो है उसको हम ओनली रेक्टिफाई कर सकते हैं बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मेकिंग एन एक्सप्लेनेटरी नोट इन द अफेक्टेड लेजर अकाउंट। एक्सप्लेनेटरी नोट बनाना है हमें लेजर अकाउंट में और उसको हम उसके बाद ही मतलब पहले ही हम बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस ही उसको सिर्फ हम रेक्टिफाई कर सकते, उसके बाद नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। 1 साइडेड एरर जो है उनको हम ट्रायल बैलेंस के बाद भी
करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हम उनको सस्पेंस अकाउंट यूज़ करके ठीक कर सकते हैं। तो इसको आंसर आएगा 2 ओनली, ठीक है, क्योंकि पहला और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल ऑलवेज शो ए डेबिट बैलेंस अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस। कौन से अकाउंट ऐसे हैं जो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में भी हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाएंगे? वो हमारे पास होते हैं परचेज अकाउंट्स, ठीक है, क्योंकि परचेज अकाउंट्स जो है वो हमेशा ट्रैक करते हैं एक्सपेंडिचर जो हमने गुड्स पे किया हो या रीसेल करने के लिए हो, या हमारे पास रेगुलर डेबिट बैलेंस कितना हो, उस सब चीज़ों का बैलेंस जो है वो हमेशा दिखाते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस में भी डेबिट बैलेंस ही दिखाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द करेक्ट एंट्रीज एंड द एडजस्टमेंट्स रिगार्डिंग द ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है कि एक्रूड इनकम जो है ये वो इनकम होती है जो अर्न होती है ड्यूरिंग द करंट पीरियड बट अभी रिसीव नहीं हुई होती है। इसको हम ऐड करते हैं टू द इनकम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसको हम एज अ करंट एसेट शो करते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा कहता है कि इनकम रिसीव जो एडवांस में होती है अनअर्नड इनकम वो रिप्रेजेंट करती है एज ए एसेट फॉर द बिजनेस बिकॉज कैश हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड। नहीं, जो हमारे पास अनअर्नड इनकम होती है ना वो हमारे पास एज अ लाइबिलिटी होती है, क्योंकि हमें लेटर ऑन उस डिलीवर करने होते हैं उस चीज़ के गुड्स और सर्विसेज फ्यूचर में, ठीक है, तो वो एक एसेट नहीं होता है। तो सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये हमारे पास एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए और गेन होता है प्रॉफिटर के लिए, क्यों, और ये हम डेबिट करते हैं टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो 1 और 3 इसका आंसर आएगा, ठीक है, तो बी पार्ट इसका आंसर है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, अगर हमारे पास एक्सेसिव एक्सपेंडिचर इनकर्ड होगा किसी भी परचेजिंग में, सेकंड हैंड डिलीवरी वैन या पेंटिंग इट्स बॉडी बिफोर इनिशियल यूज इज क्लासिफाइड एज। अगर हमारे पास कोई भी सेकंड हैंड डिलीवरी वैन है या उसकी बॉडी को हमें पेंट करना होगा, उस वक्त जो एक्सेसिव एक्सपेंडिचर होगा उसको हम किस में क्लासीफाई करते हैं? उसमें हम क्लासीफाई करते हैं एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस हम सेकंड हैंड एसेट में लगाते हैं ताकि हम उसको रेडी करें फॉर द फर्स्ट ऑपरेशनल यूजेस, उसको हम यूज़ करते हैं एज एन एसेट कॉस्ट, ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा रिगार्डिंग द डायनामिक्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ठीक है, उसके रूल्स के बारे में स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कहता है जब भी हम न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं, ओल्ड पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस करते हैं एक पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय द फॉर्मूला दैट इज सेक्रीफाइंग रेशो जो होता है वो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो होता है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि गुडविल ऑफ द फर्म जो होती है वो हमारे पास एक इंटेंजिबल एसेट होता है जो ऑलवेज सिस्टमैटिकली रिवैल्यूड होता है और रिकॉर्ड होता है मेन बुक्स में हर महीने। ये स्टेटमेंट हमारा गलत होता है, ठीक है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो होता है उसको हम ना ही रिकॉग्नाइज करते हैं ना ही रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसको हम स्ट्रक्चरल इवेंट्स में एडजस्ट करते हैं, जैसे कि एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, सेल ऑफ द फर्म हो, तो उस वक्त हम इसको एडजस्ट करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर द लीगल एग्जीक्यूटर्स आर एंटाइटल्ड टू द डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर कैलकुलेट अपॉन द डेट ऑफ डेथ। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है, तो 1 और 3 इसका आंसर आएगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बैलेंस शीट जो है वो हम शीट प्रिपेयर करते हैं ताकि हम टेस्ट कर सके अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट बैलेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है मैच द फॉलोइंग टाइप्स, जिसमें हमें एक तरफ से कुछ कन्वेंशंस दिए हैं और उनकी एप्लीकेशंस के साथ उनको मैच कराना है। सबसे पहले हमारे पास है कंसिस्टेंसी जो होती है उसका मतलब होता है मेंटेनिंग द सेम डेप्रिसिएशन मेथड ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है, तो ए को आ जाएगा हमारे पास 2। दूसरा कहता है फुल डिस्क्लोजर जो है दैट मीन्स प्रोवाइडिंग फुट नोट्स रिगार्डिंग द पेंडिंग कोर्ट लिटिगेशंस, ठीक है, पूरा डिस्क्लोजर करना, तो बी को आ जाएगा 3। फिर है हमारे पास मटीरियलिटी जो है दैट मीन्स ओमिटिंग पैसे डिजिट्स एंड माइनर स्टेशनरी स्टॉक्स फ्रॉम द डिटेल एसेट लिस्ट, ठीक है, तो सी को आ जाएगा हमारे पास 1। उसके बाद हमारे पास कंजर्वेटिज्म होता है क्रिएटिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट्स, ठीक है, तो डी को आएगा 4। 2314 दैट सी पार्ट, ठीक है, इसका आंसर आएगा सी पार्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या परसेंटेज रेट इंटरेस्ट रेट जो है उसका कितना परसेंटेज पर एनम एलोक किया जाता है पार्टनर्स लोन पे
टू द फर्म, तो इसको आंसर आएगा 6%, ठीक है। एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होगी तो पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू द इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांसेस अबाउट 6% पर एनम, ठीक है। तो डी पार्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो रिगार्डिंग द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं कुछ रूल्स, उनके रिलेटेड हमें बोलना है कि करेक्ट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट कहता है जब भी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं विद द डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, चेक्स एंड डिपॉजिट्स बट नॉट क्लियर मस्ट बी एडेड बैक। अगर हमारे पास कोई भी डेबिट बैलेंस हो एज पर द पासबुक, चेक्स, डिपॉजिट्स जो क्लियर नहीं हुई है उनको ऐड बैक करना चाहिए। ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, ठीक है, क्योंकि डेबिट बैलेंस जो होती है, जो भी पासबुक के हिसाब से होती है, वो एक ओवरड्राफ्ट होती है, ठीक है। और अगर हम ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो उसको हमें ऐड नहीं करना होता, उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है फ्रॉम द कैश बुक, ताकि हम मैच कर सके प्रस्पेक्टिव्स को, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक चार्जेस आर इंटरेस्टेड डेबिटेड बाय द बैंक विदाउट फर्म्स इमीडिएट नॉलेज विल रिड्यूस द बैलेंस इन द पासबुक कंपेयर टू कैश बुक। अगर बैंक चार्जेस से इंटरेस्ट जो है वो डेबिट किए हैं बैंक ने विदाउट द फर्म्स नॉलेज, तो वो रिड्यूस हो जाएंगे पासबुक से कंपेयर टू कैश बुक। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है अनरिप्रेजेंटेड चेक जो है ये हमारे पास वो चेक होती है जो इश्यू फर्म ने क्रेडिटर को तो की है बट वो अभी सबमिट नहीं हुई होती है बैंक को, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, तो 2 and 3 आएगा, बी पार्ट इसका आंसर आएगा। पहला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ICAI ने इशू किया है जो एक्सप्लिसिटली डील करता है विद द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, वो हमारे पास है AS3, ठीक है। ये हमारे पास प्रिस्क्राइब करता है लेआउट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, उनकी कैरेक्टराइजेशन कैसे होगी, मेथड्स कैसे होंगे और उनको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रिपेयर कैसे करेंगे, उस सब के बारे में बोलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आएगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो कुछ लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की गई है रिगार्डिंग द जॉइंट वेंचर अकाउंट्स। तो पहला स्टेटमेंट कहता है जॉइंट वेंचर जो है ये हमारे पास टेम्पररी पार्टनरशिप होती है फॉर्मड फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, ठीक है, लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए विदाउट द फॉर्मल फर्म नेम, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि को वेंचर जो है वो शेयर करते हैं प्रॉफिट्स लॉस स्ट्रिक्टली इन एन इक्वल रेशो इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, कोई भी प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जैसा भी हो लेकिन वो प्रॉफिट और लॉसेस स्ट्रिक्टली इक्वल रेशो में शेयर करते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो को वेंचर्स है वो शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस अकॉर्डिंग टू द एग्रीड अपॉन रेशो, ठीक है। प्रॉफिट्स जो है वो इक्वली अगर हम शेयर करेंगे वो तभी होंगे जब हमारे पास एग्रीमेंट जो है उस मैटर पे साइलेंट होगा, ठीक है, वरना वो इक्वली रेशो सेट नहीं करते हैं। जो भी हमारे पास एग्रीड रेशो होता है वो उस हिसाब से शेयर करते हैं प्रॉफिट्स और लॉस, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, पहला हमारा करेक्ट था। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो जब भी व्हेन ए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन फॉर द ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट बैंक अकाउंट जो है वो ओपन किया जाता है ताकि हैंडल किए जाए कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट्स। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो इसको आंसर आएगा 1 and 3, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग नेट डिफरेंस बिटवीन द टोटल डेबिट्स एंड टोटल क्रेडिट्स ऑफ ए लेजर अकाउंट इज कॉल्ड। जो हमारे पास प्रोसेस होता है कैलकुलेट करने का नेट डिफरेंस बिटवीन द टोटल डेबिट्स एंड टोटल क्रेडिट्स, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बैलेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है नीचे दिए गए कुछ इक्वेशंस है रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स सोल्ड, उनको हमें एनालाइज करना है, ठीक है। सबसे पहले कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसकी इक्वेशन है ओपनिंग स्टॉक्स प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, करेक्ट इक्वेशन है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं उसमें आते हैं फैक्ट्री रेंट, कैरेज इनवर्ड्स, वेज और पावर कंजप्शन, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि अगर सेलिंग प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगा ओवर इवैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है डायरेक्टली डिक्रीज हो जाएगी द रिपोर्टिंग ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी हमारे पास रिपोर्टेड ग्रॉस प्रॉफिट है वो डायरेक्टली डिक्रीज हो जाएगा अगर हमारे पास ओवर इवॉल्वेशन होगी क्लोजिंग स्टॉक की और सेलिंग प्राइस कांस्टेंट होंगे। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है, क्योंकि ओवर वैल्यूइंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है उसकी वजह से जो रिड्यूस हो जाती है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, आर्टिफिशियली जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है
जिसकी वजह से आर्टिफिशियली इंक्रीज होता है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहेगी और ओवर इवॉल्यूएशन होगी क्लोजिंग स्टॉक की, तो उसकी वजह से हमारे पास रिड्यूस होती है कैलकुलेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसकी वजह से आर्टिफिशियली इंक्रीज होती है रिपोर्टेड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि उसकी वजह से डिक्रीज होती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 इसका आंसर आएगा ए पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग द वाउचर सिस्टम एंड द डॉक्यूमेंट फ्लोज। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कहता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो प्राइमरी एविडेंस होते हैं ट्रांजैक्शंस के लिए, जबकि वाउचर जो होते हैं वो हमारे पास इंटरनल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बिल्ट होते हैं ऑन द सोर्स डॉक्यूमेंट, ताकि हम ऑथराइज कर सके जर्नल एंट्रीज को। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि क्रेडिट वाउचर जो है वो हम प्राइमरली स्पेसिफिकली प्रिपेयर करते हैं जब फर्म जो है वो बनाती है कैश डिसबर्समेंट्स और पेमेंट आउटफ्लोज। ठीक है, जबकि नहीं, क्रेडिट वाउचर जो है वो प्रिपेयर तब होता है जब हमारे पास कैश रिसिप्ट इनफ्लोज बनेंगे, जब हमारे पास आउटफ्लोज होते हैं तो डेबिट वाउचर बनता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि एवरी जर्नल एंट्री जो है वो उसको हम क्रॉस रेफरेंस देने चाहिए और सपोर्ट करने चाहिए बाय एन ऑथराइजर वाउचर। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो 1 और 3 हमारा करेक्ट है, तो इसको आंसर आएगा सी पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप्स है, जिसमें एक तरफ से नेचर ऑफ कॉस्ट दिया गया है, दूसरी तरफ से कैटेगरी दी गई है कि ये किस कॉस्ट कैटेगरी में आता है। पहला स्टेटमेंट है फैक्ट्री मैनेजर सैलरी। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी जो है वो हमारे पास एक फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, तो ए को आ जाएगा हमारे पास 4। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो एक वेरिएबल कॉस्ट है, बी को आएगा 1। एक्सपेंडिचर ऑन एन ओल्ड अबेंडेड R&D प्रोजेक्ट, ये हमारे पास एक संक कॉस्ट है। ठीक है, तो सी को आ जाएगा हमारे पास 2। उसके बाद टेलीफोन बिल विद द फिक्स्ड रेंटल एंड कार चार्ज जो है ये हमारे पास एक सेमी वेरिएबल सिस्टम कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो डी को आ जाएगा 3। 4 1 2 3 4 1 2 3 ए पार्ट इसका आंसर आएगा। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है दैट्स रिगार्डिंग द अकाउंटिंग बाउंड्रीज दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैपिटल एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कहता है कैपिटल रिसिप्ट्स जो है वो नॉन रिकरिंग इन नेचर है, नॉन रिपीटिंग इन नेचर है, वो क्रिएट करते हैं लाइबिलिटीज और रिड्यूस करते हैं फिक्स्ड एसेट फॉर द एंटरप्राइज। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है वो हमारे पास रेगुलर होते हैं, रिपीटिंग होते हैं, इनफ्लोज जो अराइज होते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा कहता है कि प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट बिकॉज इट्स कलेक्टेड इन कैश। अगर हम कोई भी शेयर इशू करते हैं उसकी वजह से जो हमें प्रीमियम मिलता है वो एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्योंकि ये हम कलेक्ट करते हैं कैश से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम प्रीमियम शेयर इशू करने के बाद रिसीव करते हैं वो एक कैपिटल रिसिप्ट होती है, क्योंकि वो हम एक ही बार में मिलता है, वो हमारे पास नॉन रिकरिंग इनफ्लो है एंड दैट्स रिलेटेड टू द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। 1 और 2 इज करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है इवॉल्युएट कीजिए कि ट्रायल बैलेंस जो है वो कैसे एक्ट करता है एज अ टूल फॉर वेरीफाइंग अकाउंटिंग डेटा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है द डेबिट कॉलम ऑफ द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस जो है वो मस्ट मैच करना चाहिए क्रेडिट कॉलम के साथ ड्यू टू द ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है ट्रायल बैलेंस जो है वो फेल हो जाएगा टैली इफ द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विद द मैचिंग इनकरेक्ट अमाउंट्स ऑन द बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। अगर हमें डेबिट और क्रेडिट साइड के साइड हमारे पास इनकरेक्ट मैच होंगे तो ये टैली नहीं हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे पास इनकरेक्ट अमाउंट भी एंटर की जाएगी सिमेट्रिकली बोथ साइड्स में तो ये टैली हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास 500 फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड करना था लेकिन हमने 50 किया, लेकिन हमने डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड से 50-50 किया तो ये आराम से टैली हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है क्रेडिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस जो है वो ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं या तो लाइबिलिटीज़ को, या तो कैपिटल को, या तो रेवेन्यू आइटम्स को। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो 1 और 3 हमारा करेक्ट है। सी पार्ट इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो है दैट्स रिगार्डिंग द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमें कहता है
जो हमारे पास PFMS है ये प्रोवाइड करता है एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रैकिंग द फंड फ्लोज फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्री डाउन टू द लोवेस्ट लेवल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। जो हमारे पास पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ट्रैक करता है फंड्स को फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि ये हमें हेल्प करता है, मिनिमाइज करता है फ्लोट इन द बैंक अकाउंट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, ऑप्टिमाइजिंग गवर्नमेंट कैश मैनेजमेंट। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है कि ऑप्टिमाइज हो जाए गवर्नमेंट की कैश मैनेजमेंट्स को। ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि एक्सटर्नल स्टेट लेवल कमर्शियल बैंकिंग बॉडी जो है उनको कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है कि वो इंटीग्रेट कर सके अपने पोर्टल्स को विद द सेंट्रल PMMS नेटवर्क। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि प्लेटफॉर्म जो है स्टेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स या बाकी भी कोर कमर्शियल प्लेटफॉर्म जो है उनको इंटीग्रेट करवाया गया है PMMS के साथ ताकि वो सीमलेसली इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सके, बैलेंस वैलिडेशन कर सके या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सके। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। 1 and 2 इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 जो है दैट्स रिगार्डिंग द ऑपरेशनल मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा है कि अंडर द सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम ईच लेजर, एग्जांपल डेबिटर लेजर, क्रेडिटर लेजर, इज मेड सेल्फ बैलेंसिंग बाय मेंटेनिंग द कंट्रोल अकाउंट। करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो ओपन किया जाता है सब्सिडरी लेजर में ताकि हम कंप्लीट कर सके डबल एंट्री साइकिल को। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि ये सिस्टम जो है ये हार्ड बनाता है हार्डर टू आइसोलेट अकाउंटिंग एरर्स बिकॉज ऑल लेजर जो है वो मिक्स किए जाते हैं टुगेदर इन ए जेंट पूल। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि हमारे पास प्राइमरी एडवांटेज जो है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम का है कि ये लोग हेल्प करता है लोकेट करने में और आइसोलेट करने में एरर्स को। ठीक है, विद इन ए स्पेसिफिक लेजर इंस्टेड ऑफ चेकिंग द एंटायर सेट ऑफ बुक्स। ठीक है, उसी के लिए तो हमने सेल्फ बैलेंसिंग लेजर बनाया है ताकि हम स्पेसिफिक एरर्स को लोकेट कर सके इंस्टेड ऑफ चेकिंग द ऑल एंटायर सेट ऑफ बुक्स। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। 1 and 2 इज करेक्ट, तो इसको आंसर आएगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 29 है जिसमें हमें मैच कराने हैं टैक्सेशन कंसेप्ट्स को विद देयर कोर कैरेक्टर्स। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है हमारे पास टैक्सेशन कंसेप्ट का पहला हमारे पास मैच द फॉलोइंग में पहला है कैस्केडिंग इफेक्ट। Cascading effect means tax on tax where a tax is levied on the top of the previously applied tax। जो previously applied tax हुआ उस पर और एक टैक्स लगाना। ठीक है, दूसरा है हमारे पास इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मीन्स प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन। ठीक है, GST की बात करें तो ये टैक्स लेविड ऑन द वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज ऑफ द सप्लाई। ठीक है, कस्टम ड्यूटी टैक्स लेड ऑन द गुड्स इम्पोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, तो 2, 3, 1, 4 इसका आंसर आएगा। 2, 3, 1, 4 दैट सी पार्ट। ठीक है, इसका आंसर सी पार्ट आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा रिगार्डिंग द फ्रेमवर्क ऑफ सोशल अकाउंटिंग एंड एनवायरमेंटल ऑडिट्स। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग फोकस ऑन 3 परफॉर्मेंस मैट्रिक्स दैट्स पीपल, प्रॉफिट एंड प्लेनेट। जो हमारे पास सोशल अकाउंटिंग एंड एनवायरमेंटल ऑडिट्स है उसमें जो ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग है वो फोकस कर रही है 3 परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लेनेट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है सोशल ऑडिट्स जो है वो लीगली रिक्वायर्ड होते हैं फॉर ऑल द सोल प्रोप्राइटर सिस्टम बिजनेसेस इन इंडिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमें लीगली रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, ये हमारे पास प्राइमरली होते हैं एज अ कंप्लेंट्स मेजर्स फॉर ए सर्टन स्टेट प्रोजेक्ट्स, वेलफेयर स्कीम्स या लार्ज कॉर्पोरेशंस के लिए, लेकिन ये लीगली कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। थर्ड स्टेटमेंट कहता है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग अलो करती है बिजनेस को कि वो ट्रैक कर सके इंटरनल इन्वेस्टमेंट्स जो हमने बनाए हैं टूवर्ड्स द, जो हमने दिए हैं इन्वेस्टमेंट्स टूवर्ड्स द सस्टेनेबल ग्रीन प्रैक्टिस एंड कार्बन ऑफसेट्स। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो 1 and 3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द सेक्शनल टेस्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अगर आपको और भी ऐसे ही टेस्ट देने हैं या हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ ज्वाइन करना है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको मिलेंगे 40 सेक्शनल टेस्ट और 10 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप ये टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी ऐप पे अवेलेबल है। थैंक यू।